नमस्कार, सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के संबोधन में वैश्वीकरण की भावना को बनाए रखने की चुनौतियों पर जताई चिंता। कहा, दरारों और दूरियों को मिलकर करें खत्म। दुनिया की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों ने माना, पिछले 3 साल में भारत में कारोबार करना हुआ आसान। दावोस के 2 दिन के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री लौटे स्वदेश। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आसियान देशों के प्रमुख आज आएंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आसियान भारत व्यापार और निवेश बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली की बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र में निवेश की अपील। आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले फैसले को चुनौती। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लिखित दलीलें जमा करने की तारीख की तय। भारत के लिए 17 अप्रैल और पाकिस्तान के लिए 17 जुलाई की समय सीमा। दोनों देशों के दृष्टिकोण और मामले की परिस्थितियों के मद्देनजर फैसला। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में आज से तीसरा और आखिरी टेस्ट। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती। अंतिम 11 में अजिंक्य रहाणे के शामिल किए जाने की उम्मीद। खबरें विस्तार से। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन में ऐतिहासिक और सफल भागीदारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के स्वदेश लौट आए। दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच में भारत की आवाज को जोरदार ढंग से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के कार्यक्रम में दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की और भारत में कारोबार के सकारात्मक माहौल के बारे में बताया। दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने यह माना है कि पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से भारत में व्यापार करना बहुत आसान हुआ। सोमवार शाम रात्रि भोज के दौरान कंपनी प्रमुखों ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए लाल फीताशाही पर अंकुश लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के कदमों की तारीफ भी की। कंपनी प्रमुखों ने कहा कि जीएसटी जैसे रचनात्मक सुधारों और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से भारत में कारोबार के नए अवसर पैदा हुए हैं। दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर बात हुई। कई भारतीय कंपनियों के प्रमुख विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल दावोस में हैं। प्रधानमंत्री ने कल दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में बदलते भारत की मजबूत आर्थिक छवि पेश की। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार करना अब सबसे आसान है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्वीकरण के सिकुड़ते दायरे को चिंता का सबब बताया। उन्होंने खेमों में बटी दुनिया के लिए एकजुटता का मंत्र भी रखा। साथ ही 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत की नई आर्थिक तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 साल में उनकी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता चुना। उन्होंने बताया कि भारत अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है, जिसके चलते भारत में निवेश करना, यात्रा करना, उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना पहले की तुलना में बहुत आसान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र, युवा आबादी और नीतियों में गतिशीलता को मिलाकर विकास के सपने को साकार किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप हेल्थ के साथ जीवन की होलनेस यानी समग्रता चाहते हैं तो भारत में आए।
अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्वीकरण के सिकुड़ते दायरे को दुनिया के सामने 3 बड़ी चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के बीच अच्छे और बुरे के बनावटी भेद को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की चमक फीकी पड़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध इस चिंताजनक स्थिति का हल अलगाव में नहीं है। इसका समाधान परिवर्तन को समझने और उसको स्वीकारने में है। बदलते हुए समय के साथ चुस्त और लचीली नीतियों का स्वीकार करने में है, बनाने में है। प्रधानमंत्री ने बटी हुई दुनिया को एकजुट करने के लिए 4 सुझाव भी दिए। इनमें विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग के संबंध स्थापित हों, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन हो, विश्व के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में तुरंत सुधार हो, साथ ही विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेजी लाना भी शामिल है। आप प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया will continue to be the good news in an otherwise state of uncertainty and flux. An India where enormous diversity exists harmoniously will always be unifying and harmonizing force. 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया है। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने फोरम को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तब भारत की जीडीपी महज $400 अरब की थी, जो अब 6 गुना बढ़ चुकी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों और विश्व नेताओं ने तारीफ की है। Very interesting speech. It outlined India's view, and I do agree very much with the fact that we need to have a rule-based international system because all countries need that. We have facing the same type of competition and the same type of rules and regulations in the world. ने जो विश्व के सामने भारत की प्राथमिकताएं, भारत की चिंताएं और साथ साथ में उन सबको जुड़ने के लिए, लड़ने के लिए, विश्व की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं। मैं समझता हूँ ये विचार आधुनिक भी है और साथ साथ में ये विचार ऐसे भी है कि जो हमारे इतने सालों से चलती हुई परंपराएं, जो परंपराएं आज हमें विश्व की समस्या जुड़ने में किस तरह से कामयाब कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। Well, I think it was a fantastic speech. It was, something that takes India to the next level in its placement in the world. I think it was about taking the very broad approach to say what is it that the world faces today and how India always has a philosophy of handling some of these issues, and not just that, India's commitment to handle those issues and how India can play a role there. विश्व आर्थिक मंच के अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती के उपायों पर भी चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17 से 23 फरवरी तक 7 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के सत्र से अलग से नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के कदमों पर चर्चा की। और इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 10 नेता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। आसियान नेताओं का आज से भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये नेता 25 जनवरी को भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद, सुरक्षा, आपसी संपर्क समेत कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के तर आसियान के सभी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री, फिलीपींस के राष्ट्रपति और म्यांमार की आंग सान सू की के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गुरुवार को थाईलैंड, सिंगापुर और
ब्रुनेई के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वित्त मंत्री ने आसियान भारत व्यापार और निवेश बैठक में बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में निवेश की अपील की है। अरुण जेटली ने कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेश के लिए खोल दिया। आसियान भारत व्यापार और निवेश की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में छाई आर्थिक सुस्ती का भारत में असर नहीं पड़ा। वित्त मंत्री ने भारत और आसियान के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आसियान के साथ सहयोग में अहम भूमिका बताई। इसमें निवेश, व्यापार और संपर्क बढ़ाने में काफी मदद मिली है। वित्त मंत्री ने आसियान भारत व्यापार और निवेश बैठक में बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में निवेश की अपील की है। This confidence of the new India is that it is getting globally integrated. And this opening out in terms of trade, opening out in terms of investment, has certainly brought not only additionality of resources as far as India is concerned, but significantly improved upon India's own competitive strengths. और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत और आसियान मिलकर टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भारत आसियान संबंधों पर हुई कार्यशाला में उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत बताया। इस मौके पर भारत के टेक्सटाइल की खूबियों को बताने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को दिल्ली में टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों पर सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान आपस में मिलकर कपड़ा उद्योग को अधिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। I am hopeful that today's program is the beginning of a new era in the textile sector, a new friendship that can be forged to ensure that we give better manufacturing opportunities, better wage opportunities, and also help strengthen our legacies in the handloom and handicraft sector. आसियान भारत बिजनेस काउंसिल फोरम में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए टेक्सटाइल्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के टेक्सटाइल्स कारोबार को बढ़ावा देना है। The policy of Act East policy of government Indian is the good one. It's very important, and the ASEAN is support for this policy. Act East policy does mean the bridge between Indian and ASEAN through Northeast. You see, Northeast. This is the issue of the connectivity, the air connectivity, the road connectivity, and the maritime connectivity. लाओस के राजदूत का कहना है कि भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनने के बाद भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर से आए कारोबारी भी इससे सहमत नजर आते हैं। ये इसके वजह से हम लोग का बहुत सुविधा मिलेगा। मतलब ये हमारा मणिपुर का जो बना हुआ हैंडलूम का प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर से बेचने से वजह से आउटसाइड कंट्री में भी, एशियन कंट्री में भी सेल कर सकेगा। I think the roadways, it's making us like connect more easily to the other countries and show our products and many other things, like to learn from them also and to show our things like. छोटे उद्यमी और रेशम कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि आसियान प्रतिनिधियों को उनके उत्पाद काफी पसंद आ रहे हैं। हमारी ट्रेडिशन क्या रही है टेक्सटाइल्स में, सिल्क टेक्सटाइल्स में, हैंडलूम टेक्सटाइल्स में, और कितने सालों पुरानी रही है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रदर्शनी को लेकर लोगों में जोश नजर आ रहा है। साथ ही वो यहाँ पेश किए गए उत्पादों में काफी रुचि दिखा रहे हैं, जो भारत और आसियान देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के गवाह हैं। विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी। भारत आसियान यूथ अवार्ड्स को संबोधित करते हुए कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और आसियान के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं और ये संबंध इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्र में फैले हुए हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि रामायण बौद्ध धर्म दो ऐसे पहलू हैं जो भारत और आसियान को एक दूसरे से जोड़ते हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार एक ऐसे प्रणाली पर विचार कर रही है जिसमें भारत के साथ आसियान देशों के युवाओं के विचारों का निरंतर आदान प्रदान हो सके। इस मौके पर 20 युवाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन 8 ट्रूप्स इस समिट के लिए, इस शिखर सम्मेलन के लिए आए हैं, जो 20 जनवरी से जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है और वो अलग अलग हमारे प्रदेशों में भी जाएंगे। तो बौद्ध धर्म और रामायण, इसका बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध है, लेकिन ये संबंध हमारी युवजन को भी पता चले, हमारी भावी पीढ़ी को भी पता चले। इसलिए इस कमोमेरेटिव के संदर्भ में जब हमने आयोजन प्रारंभ किए तो तय करते समय लगभग 50 आयोजन हमने तय किए, लेकिन उसमें से बहुत प्रमुख आयोजन युवाओं पर केंद्रित किए। If we have to sow the seeds to make the future world more friendly, then it can only be done through the youth. And this brilliant idea of bringing together the youth from India and ASEAN countries together to perhaps exchange ideas, talk to each other, play with each other, learn about each other's culture, languages, appreciate each other, and then together find who are the best. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करों का भुगतान करे, जिससे सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों को रफ्तार मिल सके। उपराष्ट्रपति ने कल हैदराबाद के कॉलेज के कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और युवा शक्ति की देश के विकास में बड़ी भूमिका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को हैदराबाद में केशव मेमोरियल कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां वित्त और मार्केटिंग क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों पर हुए सेमिनार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यम वर्ग और युवा देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Expanding middle class will be the key driver of India's economic growth in the coming years. The large population of India, about 65% remaining under 35 years. The need of our is to take full advantage of these demographic numbers by creating adequate job opportunities for young population. उपराष्ट्रपति ने सरकार की ओर से नोटबंदी और जीएसटी समेत आर्थिक सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक सुधार और कर चोरी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। शासन में पारदर्शिता से जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करों का भुगतान करे। Expansion of formal economy will naturally lead to increased tax collections, higher revenues to the government, which in turn will be used to accelerate development, building roads, schools, hospitals, other essential infrastructure. While tax evasion has to be dealt with sternly, it should be ensured that there is no unnecessary harassment of the taxpayer by overzealous officials. उपराष्ट्रपति ने छात्रों के लिए कौशल विकास के साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया, जिससे वे भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। ओम प्रकाश रावत नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। उन्होंने कल पदभार संभाला। अचल कुमार ज्योति का कार्यकाल खत्म होने के बाद ओम प्रकाश रावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। अशोक लवासा ने भी चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। हमारे साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं पदभार ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद। सर, पहला सवाल पूछना चाहूँगा, 2018 एक अहम साल है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव। ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिच ट्रेडिशन रहा है फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का, उसको मैं आगे बढ़ाऊं कमीशन के सहयोग से, ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस होते रहें। और दूसरे क्या है, 2019 में पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं, तो उसके लिए भी तैयारी 1 साल पहले से शुरू होती है। तो उन तैयारियों को भी बड़े मजबूती से, एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए। जी सर, अगर
आज के दौर में बात करें तो तकनीक के लिहाज से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर वीवीपैट से लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग ने उन्हें मॉनिटरिंग करना शुरू किया है। अब आगे 2019 में बदलाव के इस दौर में क्या इन पर जो तकनीकी जो पहलू हैं इन पर ख़ास नज़र होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे हमें अपना लीगल फ्रेमवर्क, हमें अपना इलेक्शन कंडक्शन का फ्रेमवर्क, इन सबको रियलाइन करना है और इंश्योर करना है कि हमारे सारे वोटर्स वो वेल इन्फॉर्म्ड हों, उनका जो चुनाव में भागीदारी है वो पूरी तरह सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं। सर, एक सवाल कि आज़ादी के बाद से अगर बात करें तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर कभी सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन बीते दिनों की अगर बात करें तो प्रक्रिया पर कुछ सवाल कुछ दलों ने उठाए। हालांकि अब कुछ दलों ने ख़ास तौर पर जो चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, ऐसे में क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई सख्त रुख रखेगा या फिर किस तरीके से आप अगला कदम उठाएंगे? मैं कुछ दूसरी तरह से बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अपने लर्नेड हिस्टोरियन हैं डॉक्टर रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा है कि अगर आज़ादी के 70 साल में भारत का कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो वो है कंडक्ट ऑफ फ्री, फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ये छोटी छोटी बातें जो आती हैं, जब भी आप कोई भी इवन मैच अगर हो रहा होता है उसमें रेफरी अगर कोई भी निर्णय दे रहा तो उस पर भी आलोचना होने लगती है, तो ये तो स्वाभाविक है और ये हमेशा होता रहेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करना, उसमें लोगों का परसेप्शन उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है और उन्हें अगर 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ भी उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिशियन कभी हार नहीं मानना चाहता, तो वो ये सोचता है कि पब्लिक के सामने हम कोई ना कोई जस्टिफिकेशन प्रोपेगेट कर दें कि जिससे ये ना लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जी सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बड़े जोर शोर से इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके अलावा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हुई, पार्लियामेंट में भी ये बात चली, तो इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है? चुनाव आयोग का तो स्थापना ही इसलिए हुई है कि आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना है, दैट्स द ओनली लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किस तरह कराना, क्या कराना, ये संविधान और कानून में होता है जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो जब संविधान और कानून उस तरह का होगा तब चुनाव आयोग अपना रोल पूरा करेगा। जी शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी। कैमरामैन शिव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों की दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद पर रहने का हवाला देते हुए अयोग्य करार दिया। आयोग के इस संबंध में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति के पास भेजी गई सिफारिश को रविवार को मंजूरी मिल गई और सभी 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट के 60 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। सूची में 12 नए चेहरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री और मौजूदा सभी मंत्रियों के नाम सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री माणिक सरकार अपने गढ़ धानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बादल चौधरी ऋषिमुख, वित्त मंत्री भानुलाल साह विशालगढ़ और विधानसभा के उपाध्यक्ष पवित्र कार खैरपुर से चुनाव लड़ेंगे। 7 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वाम मोर्चा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए केवल 3 सीटें छोड़ी हैं। नामांकन के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में लिखित दलीलें जमा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा तय की है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत मई में हेग के अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 10 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फैसला लेने तक पाकिस्तान को जाधव की सजा को तामील करने से रोक दिया।
और अब खेल की खबर। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट जोहानिसबर्ग के वॉन्डर्स मैदान में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। विराट कोहली और भारतीय टीम की कोशिश इस टेस्ट मैच को जीतकर वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले मानसिक बढ़त लेने की होगी। मैच में अजिंक्य रहाणे को मौका मिलने की उम्मीद है। टीम इंडिया पहले ही 2 टेस्ट मैच हार चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश क्लीन स्वीप से बचने की होगी। रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार हंगरी की टिमिया बाबोस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बोपन्ना बाबोस की जोड़ी ने मंगलवार को मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में अमेरिका की वानिया किंग और क्रोएशिया के फ्रांको स्कुगोर की जोड़ी को मात दी। भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज पुण्यतिथि है। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे डॉक्टर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिसकी बदौलत भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल है। भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी रुचि शुरुआत से ही थी। ये डॉक्टर भाभा की ही काबिलियत थी जो उन्होंने वक्त से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया। उन्होंने 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू किया। डॉक्टर होमी भाभा 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आज ही के दिन 1966 को फ्रांस के मोंट ब्लैंक पर्वत पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर भाभा अपने अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। उनके सम्मान में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। और फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड शो ऑस्कर्स के नॉमिनेशंस की घोषणाएं कर दी गई हैं। 13 नॉमिनेशंस के साथ द शेप ऑफ वाटर को सबसे ज्यादा कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, वो सीमाओं में नहीं बंधा होता। इस छोटे लेकिन सार्वभौमिक सत्य को सही ठहराती फिल्म द शेप ऑफ वाटर को ऑस्कर से भी प्रेम मिला और मिले 13 नॉमिनेशंस, जिसमें बेस्ट फिल्म, गुलिल्मो डेल टोरो को बेस्ट डायरेक्टर और सैली हॉकिंस को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन शामिल है। He doesn't know how I am incomplete. क्या होता है जब एक माँ अपनी खोई बेटी को ढूंढने के संघर्ष में समाज की चेतना को चुनौती देती है। ये कहानी है 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजूरी की, जिसे 9 नॉमिनेशंस मिले हैं। इस फिल्म को भी बेस्ट फिल्म, फ्रांसिस मैकडरमंड को बेस्ट एक्ट्रेस और वुडी हैरेल्सन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला है। Time it took you to get out here whining like Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now. Select my successor, and it's only one man the opposition will accept. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्षों और उन पर विजय का बयान करती फिल्म द डार्केस्ट आवर को 9 नॉमिनेशन मिले हैं। इसमें बेस्ट फिल्म, गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का नॉमिनेशन शामिल है। To take up the position of Prime Minister of this United Kingdom. ऑस्कर्स की दौड़ में जो दूसरी शानदार फिल्में हैं उनमें हैं कॉल मी बाय योर नेम, डंकर्क, गेट आउट, लेडी बर्ड, फैंटम थ्रेड और द पोस्ट। ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन 4 मार्च को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के संबोधन में वैश्वीकरण की भावना को बनाए रखने की चुनौतियों पर जताई चिंता। कहा, दरारों और दूरियों को मिलकर करें खत्म। दुनिया की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों ने माना, पिछले 3 साल में भारत में कारोबार करना हुआ आसान। दावोस के 2 दिन के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री लौटे स्वदेश। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आसियान देशों के प्रमुख आज आएंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आसियान भारत व्यापार और निवेश बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली की बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र में निवेश की अपील। आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले फैसले को चुनौती। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी।
कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लिखित दलीलें जमा करने की तारीख की तय। भारत के लिए 17 अप्रैल और पाकिस्तान के लिए 17 जुलाई की समय सीमा। दोनों देशों के दृष्टिकोण और मामले की परिस्थितियों के मद्देनजर फैसला। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में आज से तीसरा और आखिरी टेस्ट भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच टीम इंडिया के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती। अंतिम 11 में अजिंक्य रहाणे के शामिल किए जाने की उम्मीद। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष।